हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो इस वीडियो के अंदर 2013 के सेकंड पेपर की बात करेंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो कि सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए। तो टोटल हमारे पास इस वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे लगभग 15 प्लस क्वेश्चन है, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे। पहले क्वेश्चन से अपने शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और जी ए जी बी और जी सी ये तीनों आपस में इक्वल हैं। जी दी सेंट्रोइड है तो कहते हैं जी ए जी बी और जी सी जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। और अगर एच ऑर्थो सेंटर है तो कहते हैं एच ए एच बी एच सी बराबर होंगे। नहीं, ऐसी कोई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं होती इस तरह की कि कोई भी, मान लो मैं कोई भी एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, चलो राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये मैंने इस तरीके से मीडियन खींच दी, एक बात है। ये इस तरीके से मीडियन खींच दी, ये इस तरीके से मीडियन। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सेंट्रोइड जो होता है वो तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होता है। क्वेश्चन में ये बात बोली गई है पहली लाइन में कि जो सेंट्रोइड है उसकी तीनों वर्टेक्स से जो लेंथ है ये बराबर है। ये वाली लेंथ मतलब ए जी बी जी और ये सी जी ये इक्वल है। नहीं, ये वर्टेक्स से बराबर रहने वाली जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकम सेंटर के पास होती है। सरकम सेंटर के पास, ना ही सेंट्रोइड के पास होती है, ना ही ऑर्थो सेंटर के पास होती है। इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स रहेंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर हैं, इंटरनल बाइसेक्टर इस तरीके से जो आई पर मीट करते हैं। एंगल बी आई सी पूछा है, क्या होगा। सबसे ज्यादा जिस इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। इन सेंटर की ये प्रॉपर्टी है कि अगर ये एंगल ए है तो इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस ए बाई 2 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ई मिड पॉइंट है एडी का। तो ठीक है, पहले हम एडी मीडियन बना लेते हैं। ये लो, ये मेरे पास एडी मीडियन होगी। इस मीडियन में एडी का मिड पॉइंट ई है, एडी का मिड पॉइंट ई है और बी को प्रोड्यूस किया गया एसी तक जो कि एफ पर मीट कर रहा है। ये पॉइंट आपके पास एफ है। तो उसने पूछा सी एफ की लेंथ क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, ई एफ के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं कुछ इस तरीके। और ये लाइन जहां पर कट कर रही है इस पॉइंट को एन नाम दे दिया। जब ये दोनों लाइनें है ही आपस में पैरेलल तो मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल ए ई एफ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए डी एन के। ट्रायंगल ए ई एफ और ट्रायंगल ए डी एन आपस में सिमिलर है। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। और अगर ई यहां पर मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों साइडें आपस में बराबर है, ए ई और ई डी बराबर है। अगर ए ई इक्वल है ई डी के तो सिमिलर ट्रायंगल कहता है कि ए एफ भी बराबर होगी एफ एन के। क्योंकि अगर ई मिड पॉइंट है ए डी का तो ए एन का मिड पॉइंट एफ बनेगा। सिमिलर ट्रायंगल आपको ये बात बोलता है कि ए एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ एन हो जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल। फिर उसके बाद आप देखेंगे ट्रायंगल सी डी एन सिमिलर है ट्रायंगल सी बी एफ के। ये सी डी एन और ये सी बी एफ ये ट्रायंगल सिमिलर है। और मीडियन होने के कारण एडी जब मीडियन है तो ये साइड इसके बराबर है और जब ये इसके बराबर है तो सिमिलर ट्रायंगल फिर बोलता है कि ये दोनों आपस में फिर इक्वल होंगे। इसका मतलब इन तीनों का जो रेशो है वो 1 1 1 रहेगा। तीनों का रेशो 1 1 1 रहेगा। तो यहां पर आपने देखा कि सी एफ की वैल्यू पूछी गई है तो सी से लेकर एफ तक की लेंथ आपके पास है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर 1 + 1 2 यूनिट। और टोटल एसी की फॉर्म में आंसर चाहिए और एसी की टोटल लेंथ आपके पास है 3 यूनिट। और अगर आप इनको आपस में डिवाइड कर दें, एसी दूसरी साइड चला जाएगा तो सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 2/3 एसी। ये आपके पास आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन बोला जाएगा। अगर आप डीएन के बारे में पता कर लेते हो कि इस तरीके से हमने एक लाइन लगानी है उसके बाद ये क्वेश्चन आसान है। अगर ये डीएन किसी के दिमाग में नहीं आ रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन
कहता है ट्रायंगल EDEF इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ABC। ठीक है, किसी ट्रायंगल ABC है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाएगा DEF। ठीक है, DEF। सिमिलरली PQR इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ DEF। ठीक है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके PQR बनाया है, PQR। और बोला है इफ द साइड्स ऑफ PQR ट्रायंगल PQR इज 1 2 3 व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल PQR की साइड अगर 1 2 3 है तो PQR तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल की शर्त होती है कि दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। मतलब PQR नहीं बनेगा, और अगर PQR नहीं बनेगा तो DEF नहीं बनेगा, और अगर DEF नहीं बनेगा तो ABC भी नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड आपका आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई और साइड्स दी होती तो हम पहले एरिया निकालते, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके अगले का एरिया निकलता, फिर अगले का एरिया निकलता। ठीक बात है, पर यहाँ पर बात पेरीमीटर की हो रही है, तो ये 1 2 3 है, उसके अकॉर्डिंग बड़े वाले का पेरीमीटर निकालते डबल डबल करके, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा था, इसलिए अपना आंसर डी ऑप्शन हो जाए। तो ये मेरे पास चौथा क्वेश्चन था 2013 के सेकंड पेपर का फोर्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है PQR ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड PL QM एंड RN। ठीक है, ओ इनका पॉइंट है। PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, O is the point on intersection of altitude PL, QM और RN। ठीक बात है, इन सभी का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर होता है ये पॉइंट आपके पास O है। ट्रायंगल दिया है PQR, दिया है ट्रायंगल OP की लेंथ आपको 8 दे रखी है, OP की लेंथ 8 दे रखी है। पेरीमीटर पूछा क्या होगा, तो हमें पता है कि इस O पर ही सेंट्रोइड है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, सब कुछ है। और यहां पर जो OP है अगर आप देखेंगे तो ये सरकम सर्कल की रेडियस है, और सरकम सर्कल की रेडियस जो होती है OP जो होती है वो a/√3 होती है। OP की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दे रखी है, तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 8√3 आ जाएगी। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 8√3 है तो पेरीमीटर इसका 3 गुना हो जाएगा, 24√3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर एक साइड आपके पास 8√3 है तो पेरीमीटर आपके पास हो जाएगा 24√3 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कोई ट्रायंगल है आपके पास जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक बात है, ये एंगल 90 डिग्री है बी पर। सी एंगल ए का ट्वाइस है, तो ये सी एंगल जो है सी एंगल ए का ट्वाइस है, तो ए एंगल आपके पास 30 डिग्री होगा, सी आपके पास 60 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। 90 उसमें से ये ले गया, बाकी जो 90 बच गया उसको 30 और 60 में बांट दो, क्योंकि इसका ट्वाइस ही होगा। हमें पूछा है AB स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा है, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की फॉर्म में, और AB और BC का रिलेशन होएगा परपेंडिकुलर बेस का tan का रिलेशन। तो tan 60 इक्वल टू आपके पास आ गया AB/BC होएगा, AB/BC। AB आपके पास यहाँ पर tan 60 की वैल्यू पुट कर दो √3, तो AB इक्वल टू हो गया √3BC। तो AB का स्क्वायर आपके पास हो गया 3 इंटू में BC का। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बी ऑप्शन आपके पास आंसर रहेगा, सिंपल tan थीटा से। सातवें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द साइड्स AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस टू D। ठीक बात है, किसी ट्रायंगल ABC की साइड AC को प्रोड्यूस कर दिया D तक, और कुछ इस तरीके से बोला गया कि BC और CD बराबर है। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। एंगल ACB 70 डिग्री है, ACB ये 70 डिग्री है। अगर ये 70 हो गया तो ये पीछे 110 बचेगा, क्योंकि टोटल इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये 70 हो गया तो ये 110 हो गया, बाकी दोनों मिलकर बनाएंगे 70, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइडें बराबर है, तो ये दोनों एंगल 35-35 हो जाएंगे, दोनों एंगल 35-35। एंगल ADB पूछा है, ADB। ठीक है, 35 आपके पास आंसर आ गया, ये ऑप्शन इसका आंसर है। तो ये था 7वां क्वेश्चन ज्योमेट्री का, आसान क्वेश्चन था जी। 8वें के ऊपर चलते हैं। कहता है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कहता है परपेंडिकुलर है, देन ABCD में भी रोम्बस। बिल्कुल सही बात है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक बात है। कहता है इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल और परपेंडिकुलर देन ABCD इज स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है,
ये बात भी आपके पास बिल्कुल सही है कि डायगोनल अगर इक्वल और परपेंडिकुलर होते हैं तो वो स्क्वायर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। आपका आंसर यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ठीक रहेंगे। अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है तो उसने बोला एक रोम्बस हो सकता है। हो सकने का मतलब वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, तो इसलिए उसने पहला स्टेटमेंट सही बोला। दूसरे स्टेटमेंट बोला है कि डायगोनल अगर इक्वल है और परपेंडिकुलर है तब पक्का स्क्वायर होएगा। ये बात भी उसकी बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था 2013 के सेकंड पेपर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कहता है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया गया। इफ ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ठीक है, ए बी और जो सी डी है वो आपस में पैरेलल है, और ए सी और बी डी आपस में बराबर है, पैरेलल है और ए सी बराबर है बी डी के, ये दोनों बराबर हैं, तो क्वाड्रिलेटरल को क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी क्या होगा आपका एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वेश्चन। दो साइडें उसके अंदर पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। तो यहां पर आप शेप देख पा रहे हैं, तो मैंने लगभग एक यहां पर रेक्टेंगल बनाया है, और इसी तरीके से अगर ये और ये पैरेलल लेता हूं तो यहां पर ये ट्रेपीजियम भी बन सकता है। ये दोनों आपस में इक्वल है और ये पैरेलल है। पैरेललोग्राम और रोम्बस कभी सर्कल के अंदर बन ही नहीं सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर सर्कल के अंदर रोम्बस बनाने की कोशिश करोगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ये दो ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। अब ट्रेपीजियम आपका आंसर हो सकता है, इसलिए आपको सी ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा। तो अगर कोई एबीसीडी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो आपके यहाँ पर इन ऑप्शन में से ट्रेपीजियम आपका सही आंसर है। अगर ट्रेपीजियम ना होता मैं नन ऑफ दीज की ओर जाता। अगर ट्रेपीजियम की जगह पर रेक्टेंगल होता, क्वेश्चन वो भी सही होना, ठीक है। पर रेक्टेंगल के अंदर ये है कि आमने सामने वाली दोनों साइडें बराबर होती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो ही साइडें आपस में पैरेलल बोली है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए सी और बी डी के पैरेलल होने की कोई बात नहीं करी। और जब कभी आपको ये बात भी आपने याद रखनी है कि कभी भी सर्कल के अंदर ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश करोगे तो वो ट्रेपीजियम हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा, ये दो साइडें उसकी हमेशा बराबर ही आएगी, इसलिए पूरी तरह से आंसर यहां पर सी ऑप्शन सही है, ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है कोई क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से है कि ए बी और बी सी आपस में बराबर है, ठीक है, ये आपके पास ए बी है और बी सी आपस में, सी डी बड़ी है एडी से, ठीक बात है, सी डी बड़ी ले ली मैंने एडी से, सी डी आपको बड़ी लग रही है एडी से, तो कहते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर, चलो अगर मैं एक बार यहां पर ये दोनों बराबर थी अगर, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों एंगल तो बराबर है। अब रही बात इस एंगल की और इस एंगल की, तो अगर भाई सीडी बड़ी है, सीडी अगर बड़ी है तो सीडी के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, और अगर एडी छोटी है तो एडी के सामने वाला एंगल छोटा होगा। उसने पूछा एंगल बी ए डी की बात करिए और एंगल बी सी डी की बात करिए, ये दोनों एंगल तो बराबर है, थीटा थीटा, इन दोनों में से ये बड़ा है, अल्फा बड़ा है, बीटा छोटा है। तो अगर आप अल्फा प्लस थीटा की बात करेंगे तो दोनों साइड थीटा थीटा ऐड कर दो, तो एंगल बी ए डी जो है, बी ए डी ये एंगल आपके पास बड़ा आ जाएगा, एंगल बी ए डी जो होगा वो बड़ा होगा बी सी डी से, इसलिए आपका आंसर सी ऑप्शन यहां पर है। 10वां क्वेश्चन था, ये था आपके 10th क्वेश्चन। टाइम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, 30 सेकंड 35 सेकंड में होने वाले आराम से क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कोड एक्स वाई एंड जेड टी ऑफ सर्कल। दो सर्कल के दो कोड है, एक कोड आपके पास एक्स वाई है और एक कोड आपके पास जेड टी है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पी पे, ठीक बात है। तो इनकी एक प्रॉपर्टी चला करती है कि पी एक्स इंटू पी वाई बराबर होता है पी टी इंटू में पी जेड। ये आपको चाहे कोड इंटरनल कट करे चाहे एक्सटर्नली कट करे, ये प्रॉपर्टी हमेशा लगती है, और मेरे ख्याल से पहले स्टेटमेंट के अंदर उसने यही दे रखी है, बिल्कुल सही है। अब उसने बोला पी एक्स जेड और पी टी वाई ये ट्रायंगल उसने बोला सिमिलर ट्रायंगल है। इस बात को थोड़ा सा अपने को चेक करना, ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, अपने को चेक कर ले। तो भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर है, आमने सामने एंगल बराबर होते हैं, तो दो एंगल के बारे में पता लगा कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अपने पास बराबर है, ठीक बात है। उसके बाद हमें ये दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है
तो ये एंगल हमें पता है इसके भी बराबर होता है। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी 2 पॉइंट फिक्स कर लो, उन 2 पॉइंट से जहां मर्जी मिला दो एंगल बराबर होते हैं। सेम वही प्रॉपर्टी जेड और वाई पर बैठ के लगाओगे तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर ट्रायंगल है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 12। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एट सी, सेंटर एट सी इज 50, ठीक है, इसका डायमीटर 50 है। सीपी ये आपके पास टोटल 50 है, 25 हो गया 25। सीपी इज ए रेडियल सेगमेंट, ठीक है, ऑफ सर्कल। ए बी इज कोड परपेंडिकुलर टू सीपी, ठीक है। अभी कोई एक इस तरीके से कोड है, इसके ऊपर एक रेडियस का छोटा सेगमेंट है, रेडियल सेगमेंट जिसको बोलेंगे, जो कि पूरी रेडियस तक नहीं है, परपेंडिकुलर फिंगर। सीपी एक रेडियल सेगमेंट है और ए बी एक कोड है जो कि परपेंडिकुलर है सीपी के एंड पासिंग थ्रू पी। सीपी प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट दी सर्कल एट डी, ठीक है, पी को यहां पर कट करवाना है आगे प्रोड्यूस करवा के डी तक। टीपी की लेंथ आपके पास 18 दे रखी है क्वेश्चन में, कहता है ये 18 है, तो ए बी की लेंथ आपसे पूछी क्या होगी। तो भाई ये 25 है जो कि रेडियस है, ये भी रेडियस है, टोटल 25 होनी चाहिए, उसमें से 18 ये ले गया तो ये पीछे 7 रहेगी। ये 25 है तो ये रेडियस भी 25 हो जाएगी क्योंकि ये भी रेडियस है 25। ये 25 है, ये 7 है तो पीछे 24 बचेगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट, और ये 24 तो ये भी 24, तो ए बी की लेंथ आपके पास 48 आ गई। डी ऑप्शन आपके पास आंसर था, डी ऑप्शन। यहां पर इधर की ओर रेडियस 25 है, इधर की ओर भी रेडियस 25 है, 25 में से 18 ये ले गया तो पीछे यहां पर 7 बच गई। ये भी रेडियस थी 25, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 24 आ गया और कोड की लेंथ आपके पास 48 आ जाएगी। तो डायग्राम अगर अच्छे से बना लेते हैं तो आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल डज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। भाई कोई भी कोड ले लो किसी भी तरीके के, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे ना, वो हमेशा सेंटर से पास करते हैं। तो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ऑफ सर्कल डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, गलत स्टेटमेंट। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, बिल्कुल सही है। सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये सर्कल की दो सीधी सीधी प्रॉपर्टी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ओनली सेकंड बी ऑप्शन रहेगा, ओनली 2 रहेगा इसका आंसर, ओनली 2 रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, ठीक है, ए बी सी। इज एनी पॉइंट ऑन आर्क बीसी, आर्क बीसी के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया डी, तो कहता है एंगल ए डी बी क्या होगा, ए डी बी क्या होगा। अगर ये 60 है तो भाई ये भी तो 60 होएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं। और अगर आप ए बी लाइन सेगमेंट को कोड को फिक्स कर दो तो सर्कल की प्रॉपर्टी लगा के देखेंगे कि ये एंगल बराबर है, चाहे डी पॉइंट जहां मर्जी ले लो, ये एंगल आपके पास 60 ही आएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन, सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एबीसी और एक्स वाई जेड दो सिमिलर ट्रायंगल है, ए बी सी एक्स वाई जेड दो सिमिलर ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एंगल सी एंगल जेड के बराबर है, ठीक बात है। कहता है एरिया का रेशियो 32 और 60.5 है, तो एरिया के रेशियो का जो रूट कर दे अगर हम, तो वही रेशियो आपके पास साइड्स का रेशियो होता है। और एक्स वाई की साइड आपको 7.7 दे रखी है, नीचे मैं एक्स वाई जेड ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ऊपर बात कर रहा हूँ एबीसी की। तो ए बी की लेंथ पूछिए क्या होगी। अब इसको सोल्व कर दो, बस दोनों साइड ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 64 बन गया, 64 का रूट 8 आएगा। ये 121 बन गया, 121 का रूट 11 आएगा, 11 से इसको काट दिया 0.7, तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई 5.6। ये ऑप्शन आपके पास आंसर है। सिमिलर ट्रायंगल का ये क्वेश्चन था कि एरिया के जो रेशियो होता है उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास साइड्स का रेशियो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कहता है एबीसी एक राइट एंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पर राइट एंगल बना हुआ है, परपेंडिकुलर फेंका गया एडी इज ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस बीसी, बट इज बीसी इंटू में बीसी इंटू एडी, बीसी इंटू एडी, ये बीसी इंटू में एडी। ओके, ए आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है सीधी, ए बी इज इक्वल टू सी पी वाला, कि परपेंडिकुलर और ये जो बेस होता है ए बी और जो ए सी होता है,
इनका जो प्रोडक्ट होता है वो एडी और बीसी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, एडी और बीसी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो एडी और बीसी का प्रोडक्ट ही आपसे पूछा गया है, आंसर होगा ए बी इंटू में ए सी, ए ऑप्शन आंसर। ये था 2013 के सेकंड पेपर का 16वां क्वेश्चन और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। द हाइट ऑफ टू ट्री आर एक्स एंड वाई, एक्स बड़ा है वाई से, दो ट्री है जिनकी हाइट अलग अलग है, एक एक्स है एक वाई है, एक्स बड़ा है वाई से। द टॉप ऑफ ट्री आर एट ए डिस्टेंस जेड अपार्ट, ये डिस्टेंस आपको जेड दे रखी है। एस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको एस दे रखी है। एस स्क्वायर की वैल्यू पूछिए क्या हो। ये पूरी एक्स है, ये वाई है, तो इतनी इतनी आपके पास एक्स माइनस वाई बच गई, पाइथागोरस लगा दो, एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, आंसर आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो माइनस होंगे, 2xy प्लस होएगा, डी ऑप्शन आपके पास आए। तो यहाँ पर जो आज मैंने आपको ये 17 क्वेश्चन कराए हैं 2013 के सेकंड पेपर में, भाई सारे के सारे क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन थे और ये 17 क्वेश्चन लगभग 12, 13, 14 मिनट के अंदर हो जाने वाले क्वेश्चन। चलो, थैंक यू सभी को, जय हिंद।